हेलो एवरीवन। सभी को जय माँ सरस्वती। और बताओ सब लोग का क्या हाल चाल है? सब लोग बढ़िया हो कि नहीं? जल्दी से। और सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सब लोग तैयार हो इस बार बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 में 100 लेकर आने के लिए? और इस बार बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ने के लिए हर एक पेपर में, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और उम्मीद करेंगे तुम सभी लोग भी शुरुआत कर चुके होगे। देखो अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब भूल जाओ। क्लास 8 में 9 में हम लोग का कंडीशन कैसा था, हम लोग कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, हमें क्या आता है हमें क्या नहीं आता है सब भूल जाओ। सोचो कि यार इस बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हमें एकदम फोड़ना है, इतना बढ़िया नंबर लेके आना है ना कि जो हमसे क्लास 9th में 8th में जो हमसे आगे थे, जो अभी तक हमको चिढ़ा रहे थे, जो हमसे ढंग से बात तक नहीं कर रहे थे, हमें उन सबको इस बार कुछ करके दिखाना है। हमें उन सबको पछाड़ के उन सब से एकदम आगे निकलना है, वो भी एकदम शांति से, किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोग आराम से क्लास करेंगे, बढ़िया से क्लास करेंगे, प्रॉपर एकदम बेहतरीन ढंग से रिवीजन करेंगे और सबसे आगे निकल के रहेंगे। ठीक है। और कम से कम इतना लो टारगेट कि यार हमें अपने स्कूल में या अपने जिले में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आना है। अब तक जितने बच्चे नंबर लेके आए हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा नंबर हमें इस बार लेके आना है। और कम से कम अपने मम्मी को पापा को थोड़ा सा प्राउड फील करवाना है कि अगर वो हमें मोबाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो हम बढ़िया से उसका यूज करें और उनको उनकी मेहनत का फल हम दें। तो हम तो करेंगे मेहनत, बात की बात है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए करते हैं मेहनत, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी और पापा। ठीक है। बहुत उम्मीद भी लगाए हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा करेगा, तो हमें अच्छा करके दिखाना है। हमें 10 जगह अपना ध्यान नहीं भटकाना है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का पूरा क्लास दिया जाएगा, तो पूरा क्लास डेली डेली करना है। शुरुआत है तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। बस ये रहे कि हमें पढ़ना ऐसे है कि हम किसी को पढ़ा सकें। तो हर एक टॉपिक को एकदम बढ़िया से सुनना, देखना, समझना। ठीक है। फिर बाद में नोट्स बनाना। क्लियर है? इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे हर जगह दे देंगे। जहाँ से मन करे वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना लेना। क्योंकि अगर चाहते हो कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करें तो हमारे पास खुद का नोट्स होना चाहिए। क्योंकि अगर खुद का नोट्स होगा तो हम चीज़ों को 2 बार 3 बार 4 बार लिखे होंगे, और जो चीज़ हम 4 बार 5 बार लिख लेते हैं ना, वो यहाँ पे सेट हो जाता है, यहाँ पे फिट हो जाता है, फिर कहीं बाहर नहीं जाता है। और बीच बीच में करेंगे रिवीजन। तो क्या सब लोग तैयार हो मैथ में 100 में 100 लेके आने के लिए ना? देखो हम सबका साथ चाहते हैं भाई, है ना। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो सब लोग साथ में आओ। और जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई चलो हम दोनों तीनों लोग साथ पढ़ेंगे और एकदम साथ में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में भी एकदम साथ में होंगे, सक्सेसफुल, एकदम साथ साथ रहेंगे, तो उनको भी शेयर कर सकते हो, बुला सकते हो और क्लास कर सकते हो। ठीक है। बस ये रहे कि पूरा क्लास करना है, बीच में उठ के भागना नहीं है। हम हर एक चीज़ बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब समझाएंगे बढ़िया से ना। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का करेंगे कंप्लीट वन शॉट, एकदम जीरो लेवल से। जो कुछ नहीं पढ़ा है क्लास 9th में उसको भी आएगा, पूरा बेसिक से एकदम अच्छे से सबको समझाएंगे। ठीक। बस ये पूरी क्लास करनी है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि जो हम पढ़ाएं वो पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं, एकदम ईमानदारी के साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले ईमानदारी से पूरा क्लास करना। ठीक। और एक बार इसका नोट्स बना के करना रिवीजन, फिर हमें बताना
कि सर हमको आया या नहीं ये चैप्टर। चलो तो शुरू करते हैं, सब लोग फटाफट रफ कॉपी और पेन निकाल लो जल्दी से। चलो, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहला जो आता है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्याएं। जैसे हम गिनती स्टार्ट किए एकदम स्टार्टिंग में, पुराने जमाने में गिनती शुरू हुआ तो 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंप्लीट 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 नंबर में, कोई बटा नहीं कोई दशमलव नहीं, कंप्लीट नंबर में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, और प्राकृतिक संख्या को दिखाते हैं n से, n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब उसी में हम जीरो बढ़ा दिए हैं, हमें जीरो का मिल गया अस्तित्व कि भाई जीरो भी एक टर्म होता है। तो अब गिनती जो शुरू होगी, गिनती शुरू होगी जीरो से कि भाई जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। बात समझ में आई? प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 1 से, पूर्ण संख्या मतलब 0 से, 0 1 2 3 से। उसके बाद आएगा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है सर जी? वो 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर तो सारे आगे रहेंगे ही रहेंगे, अब वही सेम नंबर पीछे भी चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ठीक है, तो ये बढ़ गया। उसके बाद आ गया परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या था? ये सारे के सारे नंबर थे, प्लस में माइनस में सारे के सारे नंबर थे। अब उसमें क्या होंगे? बटे वाले नंबर ऐड हो गए। बटे में 1/2, बटे में 3/2, माइनस में 1/2, माइनस में 3/2। ठीक है, देखो फिर से पहले क्या था? पहले आया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती। फिर आया पूर्ण संख्या मतलब 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 गिनती। फिर आया पूर्णांक मतलब जो प्लस में था वो तो रहेगा रहेगा, अब आ गया माइनस में, -1 -2 -3 ऐसे। फिर आ गया परिमेय संख्या मतलब बटे में। ठीक है, उसके बाद मिलेगा अपरिमेय। अपरिमेय मतलब सर जी वो संख्या जिसका हम लोग मान नहीं निकाल पाते हैं, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इसका हम लोग मान नहीं निकाल पाते हैं, ये दशमलव के बाद अनंत तक आता रहता है, इसे बोलते हैं अपरिमेय। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। किसी भी संख्या मतलब रूट में 2 कुछ भी दे सकता है ना, रूट में 2, रूट में 3, रूट 5, 2 रूट में 5, ऐसी किसी भी संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। मतलब कि जो संख्या अपरिमेय होती है उस संख्या को अपरिमेय हम कैसे सिद्ध करेंगे? गणित की भाषा में उसे सिद्ध करके दिखाना होगा, जो कि एग्जाम में पक्का फिक्स है कि आता ही आता है, एकदम गारंटी के साथ आता है। ठीक, फिर आता है सर जी वास्तविक संख्या। ये क्या होता है? बोलते हैं सर जी जो परिमेय संख्या थी, जो परिमेय संख्या थी माइनस में, प्लस में, बटे में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कि रूट में थी, है ना, मतलब माइनस में, प्लस में, बटे में, रूट में जितनी सारी संख्याएं होती हैं उन सभी का समुच्चय अगर उन सबको एक साथ ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वास्तविक संख्या। ठीक, उसके बाद एक टर्म और आता है ना, एक टर्म और है जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब होता है ना वो संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। देखो जैसे ये 1 है, 1 का गुणनखंड केवल 1 है, 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, मतलब 2 किसके किसके पहाड़ा में आता है। फिर 3 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है, फिर 5 किसके किसके पहाड़ा में आता है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें छाटना है वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो बताओ ऐसी कौन कौन संख्या है? ऐसी कौन कौन संख्या है जिसके
केवल और केवल दो गुणनखंड हैं। एक सरजी 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ऐसे और आगे मिलेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलता है ना। ये सब वो संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। फिर आता है भाज्य संख्या। एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जो अभाज्य न हो, जो भाज्य न हो तो एक होगा कि नहीं? एक नहीं होगा। भाज्य मतलब होता है ना जिसका 2 से अधिक हो। देखो, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा वो कहलाएगा अभाज्य, और जिसका 2 से ज्यादा होगा वो कहलाएगा अभाज्य। जैसे कि 4, हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ये कहलाएगा क्या? भाज्य। ठीक है। एक क्या है? जो एक है ना जी, देखो जो एक है भाई, जो एक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक का ना तो 2 ठो गुणनखंड है ना तो 2 से ज्यादा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सर ये न तो अभाज्य है न तो भाज्य है। याद रखना, जो एक होता है ना, एक न तो भाज्य है न अभाज्य। क्लियर? चलो, और एक टर्म आता है स अभाज्य संख्या। क्या बोलते हो? एक टर्म आता है स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या मतलब होता है ना कि भैया ऐसे दो नंबरों का जोड़ा, ऐसे दो नंबरों का पेयर जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अभाज्य होता है ना सर जी, अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे। ये बोलते हो ना अभाज्य। याद रखने के लिए सर जी, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य का मतलब सर जी वह संख्या, अभाज्य का मतलब सर जी वह संख्या जो केवल और केवल खुद के पहाड़ा से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य। जैसे 2 केवल खुद के पहाड़ा से कटता है, 3 केवल खुद के पहाड़ा से कटता है। एक को छोड़ दो, एक को मत लेना, ठीक, क्योंकि एक तो सबको काट देगा, है कि नहीं। ऐसे बोलते हैं कि भैया वह संख्या जो केवल और केवल खुद के पहाड़ा से कटती हो, उसे कहते हैं अभाज्य। जैसे 7 केवल खुद के पहाड़ा मतलब 7 से कटती है, तो 7 क्या है? अभाज्य है। 11 केवल खुद के पहाड़ा 11 से कटती है, इसलिए 11 क्या है? अभाज्य है। ओके। उसी तरह अगर बात करें सअभाज्य, तो सअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़ा से कटे, ऐसी दो संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़ा से कटे और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं सअभाज्य। जैसे 4 और 9, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 3 और 5, सब क्या है? ये सब है सअभाज्य। देखो, जैसे अगर लिखोगे 4/9, तो क्या 4/9 कभी कटेगा किसी से? क्या 4/9 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 2/3 लिखोगे तो क्या 2 और 3 किसी सेम नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब क्या? सअभाज्य है। अगर 3/5 लिखोगे, 3/5 लिखे तो 3/5 लिखे तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो 3 को और 5 को दोनों काट दे? नहीं है। इसका मतलब 3 और 5 क्या? सअभाज्य है। 3 और 5 क्या? सअभाज्य। ठीक। जैसे अगर लिख दे हम ऐसे कि भैया 15 और 16, ये क्या है? ये सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब वो संख्याएं जो किसी से ना कटे, मतलब ऐसा कोई नंबर ना हो जो इन दोनों काट दे एक साथ।
ये मत करना सर जी ये 3 से कटेगा 4 से कटेगा, अरे एक ही नंबर से काटना है। अगर हम लिखे हैं 15/16, ठीक है, तो बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 15 को और 16 को दोनों को काट दे, ये मतलब होता है। ऐसा कोई नंबर है जो 15 को और 16 को दोनों को काटे, तो नहीं है। तो मतलब 15 और 16 किसी से भी नहीं कटेगा। 15-16 एक साथ है ना, तो 15 और 16 किसी से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 15 और 16 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, क्लियर, ओके। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। अब हम सबको सिखाएंगे गुणनखंड करना। ठीक है, क्या सिखाएंगे, गुणनखंड। ठीक है जी, क्योंकि अगर गुणनखंड सीखोगे तभी सब लोग को आएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लसा और मसा। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुणनखंड। और गुणनखंड में याद रखना कि हम लोग सबसे पहले संख्या को अभाज्य संख्याओं से कट करते हैं। पहले 2 से कट करेंगे, फिर 3 से कट करते हैं, फिर उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से, उसके बाद 19 से, है ना, उसके बाद 23 से, उसके बाद 29 से, फिर 31 से, ना, फिर 37 से, सही है ना, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, ठीक है, फिर कितना आएगा 41, 43 और कितना 45। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे चलेगा, है ना, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं सब से हम करेंगे अपना गुणनखंड। स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से काटते हैं। क्लियर है। अब करते कैसे, थोड़ा ध्यान देना। देखो जैसे बोला है ना कि 94 है कि 96 है, मान लो लिखा है 96, कि भैया 96 का आप करिए गुणनखंड। जो 96 है ना, इस 96 का आप करिए गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, इस 96 का हमको करना है गुणनखंड, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे ना, इसको हम लोग अभाज्य संख्या से काटेंगे। देख रहे हो, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग कट करेंगे 2 से, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कट करेंगे 2 से। 2 से कट होगा, हाँ कट हो जाएगा, बोलोगे सर जी 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, ऐसे। फिर 2 से कट होगा, हाँ कट होगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से कट होगा, हाँ सर जी 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कट होगा, हाँ सर जी 2 छक्का 12। फिर 2 से कट होगा, हाँ सर जी 2 3 6। 2 से कट होगा, नहीं सर जी 3 से, ऐसे कट हो जाएगा। कितना होगा, लिखोगे सर जी 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2, ऐसे गुणे कितना 3। कितना हो जाएगा, 96 बराबर 2 के पावर 5 गुणे कितना 3 के पावर 1, जबकि 3। देख लो आंसर कौन सा आएगा, सी। तो ऐसे हमें करना है गुणनखंड। अभी सीख लो थोड़ा सा, ठीक है, अभी सब लोग थोड़ा सा आराम से सीखो कि हाँ गुणनखंड कैसे करते हैं। जनरली हमको 2 से, देखो याद रखना जो भी नंबर दिया होगा, जो भी नंबर यहाँ दिया होगा ना, सबसे पहले उस नंबर को कट करना 2 से। अगर 2 से कट नहीं होगा तब उसे कट करोगे 3 से। अगर 3 से कट नहीं होगा तब कट करोगे 5 से। अगर 5 से कट नहीं होगा तब करोगे 7 से, लाइन से। इन्हीं के पहले 5 से कर दिए, अब 2 से कर रहे हो, फिर 3 से कर रहे हो, उल्टा पुल्टा नहीं, एकदम चलना है सीक्वेंस में। जो नंबर दिया होगा सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दिया गया नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं।
अगर कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ऐसे। फिर उस दिए गए नंबर को 3 से काटेंगे, अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। फिर 5 से आएंगे। हमको चलना है लाइन से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर दिखा सर जी ये नंबर डायरेक्ट कट रहा है 7 से, तो तुरंत उस नंबर को हम 7 से काटने लग जाए, ऐसा नहीं, लाइन से। पहले चेक करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, एकदम लाइन से, ठीक है। जल्दबाजी में फटाफट ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम सीक्वेंस में चलना है हमें, यही रूल है और इसी रूल को फॉलो करना है। ओके, चलो करो, इसका करो अभाज्य गुणनखंड। लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताइए। चलो आ जाओ। अब ये 144 है, इस 144 का करो गुणनखंड। तो पहले क्या बताएं, सबसे पहले हम कट करेंगे 2 से, देखेंगे 2 से कट होगा कि नहीं, आराम से करके देख लेना, ठीक है। तो करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, है कि नहीं। 2 से कट करोगे 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट करोगे 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से कट करोगे 2 9 18, फिर 3 से कट करोगे 3 3 9, फिर 3 से कट करोगे 3 1 कम 3, आराम से, है ना। तो 144 था, क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, ठीक है। कितना मिल गया 2 के पावर 4 गुणे कितना 3 के पावर 2, 2 के पावर कितना आया 4 आया। पूछा ना कि बताओ 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक, तो निकाल लो घातांक, घातांक कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या सभी को मेरी बात क्लियर है एकदम अच्छे से, सब लोग बढ़िया से कर लोगे फैक्टर। हो जाएगा मस्त तरीके से ना। चलो अभी और करेंगे, सब आएगा। चलो अब देखो, इसके बाद थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, बताना सबको ना। बताओ निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। सोचो अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, सिंपल। अभाज्य, अभाज्य सर जी वह संख्या जो किसी से न कटे, जो केवल खुद से कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य, ठीक। जैसे 15 है, सर 15 तो 3 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, तो 15 तो नहीं होगा। 12, सर 12 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, ये तो नहीं होगा। 75, सर 75 है ना, लास्ट में क्या दिख रहा है 5 है, इसका मतलब 5 से पक्का कट जाएगा, और 25 यहीं 75 कट गया, तो बचा कौन, एक बी, ये बचा बस। तो बी क्या होगा, यही होगा अभाज्य। सब प्रैक्टिस का खेल है ना। देखो हम जितनी सारी अभाज्य संख्या बताए हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना, और उन सभी अभाज्य संख्याओं से हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करते करते सब कुछ आराम से आ जाएगा ना, उसका टेंशन मत लेना। बस सोचना कि हाँ सर जी हमको रिवाइज करना है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, बताओ कौन अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जिसका मान होता है नॉट डिफाइन, मतलब कि नॉट डिफाइन नहीं, जिसका मान दशमलव के बाद अनंत तक आता रहता है, सॉल्व ही नहीं हो पाता है। ऐसे देखो रूट में 100 है, ये तो 10 है, हो जाएगा। रूट में 4 है, ये तो 2 हो जाएगा। रूट में 16 है, तो 4 + 5 हो जाएगा 9। मतलब इन सबको तो सॉल्व कर सकते हैं और इन सब का मान आ जाएगा, लेकिन रूट में 17 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी देखो, जितनी भी अगर तुम्हें रूट में है ना, अगर रूट में अभाज्य संख्या मिल गई तो पक्का नहीं होगी। अगर रूट में अभाज्य संख्या मिल गई तो इसका मतलब भैया पक्का ये क्या है, अपरिमेय है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मसा और लसा ज्ञात कीजिए।
इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। अब ध्यान देना, हमको लसा और मसा निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग लसा और मसा निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखना, सुनना, समझना कि सर कैसे बता रहे हैं, ठीक है। जब एक बार हम बता देंगे, उसको समझ लोगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे, उसे करके बताना, देखना कि हमें आ रहा है कि नहीं। ओके, रेडी? चलो देखो, जब हल करने जाओगे ना, तो सबसे पहले करना होगा फैक्टर। जैसे 6 है, इस 6 का करना होगा फैक्टर। उसके बाद ये 27 है ना, ये 27 है, इसका करना होगा फैक्टर। फिर ये 120 है, इसका करना होगा फैक्टर। इन सब का करना होगा फैक्टर। किया जाए, देखो 6 है तो क्या बताए थे, सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, अगर 2 से नहीं कटेगा तब काटेंगे 3 से, अगर 3 से नहीं कटेगा तो काटेंगे 5 से, लाइन से, एकदम सीक्वेंस में, ठीक है। देखो पहले काटेंगे 2 से, पहले काटेंगे 2 से, 2 3 6, फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। क्लियर? देखो 2 से काटे, 2 के पहाड़ा में 27 आएगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3। ये 120 से 2 से काटे तो 6 का 12 कटेगा 60 बार में, 60 बार में, फिर काटेंगे इस बार में, फिर काटेंगे 15 बार में ना, हाँ। फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, उसके बाद 5 से काटेंगे 1 बार में। ऐसे काट लोगे, सबको ऐसे करना होगा गुणनखंड, ठीक है। जब इतना कर लोगे ना, कर लोगे तो यहाँ पे लिखो गुणनखंड, जो 6 है ना, हो जाएगा 2 के पावर 1 गुणे कितना, 3 के पावर 1, एक ही है ना, बस 27 का गुणनखंड 3 के पावर 3, 120 का गुणनखंड आएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे कितना, 5 के पावर 1, ऐसे। चलो अब देखो इसका ना हम लोग निकालेंगे मासा लसा, मासा इसका निकालेंगे मासा, और इसका निकालेंगे लसा। देखो मासा में क्या देखते हैं, जानते हो ना, मासा महत्तम समापवर्तक। मासा मतलब होता है कि भैया ऐसा नंबर जो सबको काट दे, है ना। मासा मतलब ऐसा नंबर जो 6 को, 27 को और 120 को, तीनों को काटे। तो हम सोचते हैं ना कि मासा मतलब भैया ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में हो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ऐसा, ठीक है, ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में हो, तीनों में। जैसे इसमें क्या है, 2 और 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2, 3 और 5 है। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में है? सर जी केवल 3 है, ठीक, केवल 3 है। और देखो याद रखना, मासा का मतलब होता है न्यूनतम घात। मासा का मतलब क्या होता है, न्यूनतम घात। मासा में हम लोग लेते हैं न्यूनतम घात, और लसा में लेते हैं अधिकतम घात, लसा में लेते हैं अधिकतम घात, ठीक है जी। चलो देखो, जैसे मासा निकाले ना, तो पहले क्या बोलोगे, अगर मासा निकालना था तो बोलेंगे ऐसा कौन सा नंबर था, ठीक है,
ऐसा कौन सा गुणनखंड या ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो 3 3 3 ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो इन तीनों जगहों पे 3 का सबसे न्यूनतम घात कितना है। देखो यहाँ पे 3 का घात 1 है, यहाँ पे 3 का घात 3 है, यहाँ पे 3 का घात कितना है, 1 है। तो इन सभी जगहों में 3 का सबसे न्यूनतम घात कितना है, सबसे कम घात कहाँ है। सर जी यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, दोनों सेम है, मतलब 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 ये इसका न्यूनतम घात है, और इसी न्यूनतम घात को लिखेंगे तो आंसर आएगा 3। तो 3 क्या होगा, 3 होगा इसका क्या, मासा। ठीक है, अब बात करेंगे लसा की। तो जो लसा सबको लस दिए, है ना, लसा मतलब सबको लस दिए, एकदम लपेट लिए, कुछ मत छोड़ो। लसा है ना, सबको लस लिए, सबको लपेट लो, कुछ मत छोड़ो। तो जितने गुणनखंड है सबको लिख दो, जैसे 6 का, 27 का, 120 का। अगर इन तीनों का हम लोग गुणनखंड किए हैं ना, तो इन तीनों के गुणनखंड में जो जो नंबर आए हैं सबको लिख लो। जैसे 2 आया है, ठीक है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, सबको लपेट लो, सबको। लसा मतलब लसा सबको लपेट लो, कुछो मत छोड़ो, कुछो मत छोड़ो, सब लपेट लो। 2 3 5 सब लपेट लिए। अब इसके बाद लसा मतलब जब सर जी हम सबको लपेटेंगे तो हम चाहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लपेट लें, है ना, है ना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लपेट लें। तो लसा मतलब होता है अधिकतम घात। ठीक है, अब देखो जैसे 2 है ना, तो 2 का अधिकतम घात कितना है। देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, देखो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे तो 2 हैया नहीं है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, उस पूरे अभाज्य गुणनखंड में, है ना, इन सब के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। सर 2 का अधिकतम घात 3 है, तो 2 के पावर 3। फिर इन तीनों में 3 का अधिकतम घात कितना है। लसा मतलब लपेट लो, जितना चाहे उतना लपेट लो, और हम चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक लपेटें, अधिक से अधिक, है ना। तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, तो अधिकतम कितना है, अधिकतम है 3 के पावर 3। फिर 5 का है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 8, 3 त्रिक के 9 गुणे 5, है कि नहीं, ये ना, ये होगा ना। 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 के पावर 3 है ना, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 3 का मतलब 27 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 5, हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40, हो जाएगा 0, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ से लगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 10, आंसर आएगा 1080। आंसर क्या आएगा, 1080। 5/40, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 दूना 8, 8 दो 10, 1080 आएगा आंसर। ये होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, चलो कुछ कुछ आया होगा, कुछ कुछ आया होगा, तन्नी मन्नी आया है, अब पूरा आ जाएगा। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं, पूरा आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का क्या करना है, मासा और लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका निकालेंगे गुणनखंड, तीनों का अलग अलग। चलो आओ किया जाए। ठीक है जी, देखो पहले करो 12 का, ठीक है, फिर
करो 15 का, ठीक है, फिर करो 21 का। हो गया। करते हैं, देखो अगर 2 से कट करेंगे तो 2 छक्का, 2 से कट करेंगे 2 तिहाई, फिर 3 से कट करेंगे 3 एक, ये कट होगा 2 से नहीं 3 से होगा, 3 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक कम 5, ठीक है। 2 से कट होगा नहीं, 3 से कट होगा, 3 3 सत्ते 21। इसमें तो कुछ कौन मिलेगा कि नहीं जी? अच्छा मिलेगा मिलेगा, हम तो कुछ कौन मिल ही नहीं रहा है तब तो। चलो अब करते हैं। अब देखो जब लिखेंगे सर 12 है ना, तो 12 क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 1 हो जाएगा, या 2 गुणे 2 मतलब 2 के पावर 2 हो जाएगा। और 15 का क्या होगा, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। और 21 का कितना होगा, 3 के पावर 1 गुणे कितना 7 के पावर 1, है ना। अब देखो मौसा, मौसा मतलब होता है भैया जो सब में हो, मौसा जो सब में हो, है ना। मौसा मतलब जो सब में हो, ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सब में हो, वही मसा कहलाता है। अब ऐसा कौन सा उभयनिष्ठ, है ना, ऐसा कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सब में है। सर यहाँ पे भी है 3 के पावर 1, यहाँ पर भी 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है, 3। तो सर जी इन तीनों में, है ना, इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। और मौसा का मतलब क्या होता है, न्यूनतम घात। क्या बोलोगे, मौसा का मतलब न्यूनतम घात। जो उभयनिष्ठ है ना, उस उभयनिष्ठ का न्यूनतम घात कितना है। जैसे पहला वाला है तो पहले वाले में 3 का घात 1 है, दूसरा वाला है तो दूसरे वाले में 3 का घात 1 है, तीसरा वाला है तो तीसरे वाले में 3 का घात 1 है। सर हर जगह 3 का घात 1 है, तो सबसे कम 3 का घात 1 है, तो सबसे कम 3 का घात 1, आंसर कितना आएगा 3। हो गया। अब निकालेंगे लसा। अच्छा, लसा मतलब लपेट लो, लसा मतलब सबको लपेट लो, सबको 2 3 5 7 सबको लपेट लो, 2 को लपेटो, 3 को लपेटो, 5 को लपेटो और 7 को लपेटो, सबको लपेट लो, कुछ मत छोड़ो, सबको लपेट लिए, ठीक है। अब लसा मतलब होता है अधिकतम। क्या बोलोगे, लसा मतलब सर जी अधिकतम घात, क्योंकि लसा मतलब हम चाहेंगे ना हम कितना अधिक से अधिक लपेट लें, है कि नहीं, अधिकतम। सर यहाँ पे 2 का घात 2 है और कहीं 2 है ही नहीं, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, ठीक है। 3 का अधिकतम घात, अधिकतम 3 का घात 1 है, 5 का भी 1 है, 7 का भी 1 है, कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना 7, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा। देखो ये करोगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, तो फिर 21 गुणे 20, 21 का डबल हो जाएगा 420, आंसर आएगा 420, आंसर आएगा 420, करके देख लो मल्टीप्लाई, ये हमारा आएगा लसा। ऐसे निकालेंगे, बोलो आसान लग रहा है कि नहीं। बस फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो, अधिकतम न्यूनतम घात निकालोगे, फटाफट आएगा। एक और करते हैं ना, आराम से बढ़िया से करेंगे, गलती ना हो। बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात करिए। रेडी हो। अब देखो यहीं पर हम एक बताएंगे सूत्र, पहले निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, फिर एक सूत्र बताएंगे ना। चलो किया जाए। पहले क्या करेंगे जी सब लोग बताओ, हम लोग सबसे पहले करेंगे 96 का और 404 का क्या फैक्टर। आओ करते हैं। देखो अगर 96 का हम लोग करेंगे फैक्टर, ठीक है, और 404 का करेंगे फैक्टर, तो कितना होगा फटाफट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।
एक बार सब लोग करो, फिर मैच करना कि हाँ सर जी मेरा सही है या नहीं। ठीक है, मान लो अगर हम करते हैं 2 से, तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, और कटेगा किसी से? 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, और फिर 2 चौका 8, कर रहे कहाँ, फिर तो पीछे किए। 96 का आधा 48, 24, फिर कितना आएगा 12, फिर 2 से कट करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से कट करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट करो 2, फिर 0, फिर 2, फिर 2 से कट करो 1, 0। अब 101 कटेगा खुद से, 101 कटेगा खुद से, क्योंकि 101 होता है अभाज्य संख्या, 101 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, चलो देखो अब जो 96 है ना, 96 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे कितना, 3 के पावर 1, ये मिलेगा 96 का गुणनखंड। ठीक है, और अगर हम करेंगे 404 का, कितना आएगा? 2 के पावर 2, और कितना आएगा? 101, कितना आएगा? 101। क्लियर है सबको? निकाले अब देखो अगर हम इसका निकालेंगे मौसा, तो मौसा का मतलब क्या बताए थे? मौसा मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में या सब में कॉमन हो। ठीक है, जो सब में कॉमन हो, मौसा। HCF, HCF क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मौसा। ठीक है, महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बोलेंगे भैया ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, तो बोलेंगे सर जी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के पावर कितना है? 5 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है? 2 है, तो न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम लेना है ना जी। मौसम में क्या लेते हो? न्यूनतम, याद है ना? मौसम में लेते हैं न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम। तो ऊपर 2 के पावर 5 है, वहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो कितना आएगा? 2 के पावर 2 होगा, आंसर आएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। बोलो ठीक है, आंसर आएगा 4। क्लियर? अब निकालो लसा, बताओ लसा का मान कितना आएगा? लसा, लसा, लसा सबको लपेट लो, अधिक से अधिक लपेट लो, अधिक से अधिक लपेटो। तो 2 है, 3 है, 101 है, सबको लपेट लिए। 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात 5 है, यहाँ पे 1 है, ये तो हो जाएगा 96, हो जाएगा 101। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 96, 96, आंसर आएगा 96, 96। देख लो सेम आया कि नहीं? तो मासा और लसा ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक याद रहे, लसा मतलब लपेट लो, अधिक से अधिक लपेट लो। तो मौसा में, सॉरी लसा में, लसा में लेते हैं अधिकतम घात और मौसा में न्यूनतम घात। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये है, यही एक सूत्र हमको बताना था जो नहीं बताए थे, बताते हैं। देखो अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, अगर हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी है ना, तो इनका एक सूत्र होता है जो हमेशा सत्य होता है कि ए का और बी का गुणनफल बराबर होता है ए के और बी के एलसीएम गुणे ए के और बी के एचसीएफ के, उनके लसा गुणे उनके मौसा के।
ये हमेशा हमेशा सत्य है। इसे बोलते हैं दो संख्याओं का, ऐसे पढ़ोगे ना, बोलोगे बोलोगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसे बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, अगर दुनिया में कोई दो संख्या है तो उनका गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एग्जाम्पल लेके दिखा दे रखो। जैसे मान लो हम ले लिए एग्जाम्पल में, अगर हम बात करें संख्या की, ठीक है, तो मान लो हम संख्या ले लिए, एक ले लिए 8, एक ले लिए 12, ठीक है। तो अगर 8 और 12 का हम निकालेंगे लसा, अब आराम से निकालना सब लोग, इसका लसा आएगा कितना, 24, ठीक है। और अगर इसका निकालोगे मसा, तो मसा आएगा 4। आराम से इसका फैक्टराइज करके लसा और मसा निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, सही, अरे रुक जाओ, सही है ना। लसा कितना निकाले हैं, 12 12 24, ठीक तो है। मसा कितना है, 4 है, ठीक है। हाँ, तो अगर इन दोनों का, ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं का हम करेंगे गुणा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे जो आंसर आएगा ना, वो इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये सदैव सत्य है, सदैव सत्य है, और यही हमारा क्या सूत्र है। बस इसी का यूज करना है हमें सवाल में, ठीक है। हम बोलेंगे कि भैया हम जानते हैं कि ए गुणे बी बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा, है कि नहीं। तो बोलेंगे संख्या कौन सी है, 306 गुणे 657 संख्या हो गई। लसा दिया है, नहीं, लसा निकालना है, तो लसा तो निकालना है, ठीक है। मसा दिया है 9, बस हो गया। अब जिसका मान निकालना होगा उसको एक तरफ बचा लो, यहाँ बचाएंगे उसको बटे में भेज देंगे। 306, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ओके जी। बस अब आराम से काट देना, काटो। 9 9 त्रिक 27, बचेगा 3, 9 चौका 36, ठीक है। तो जो लसा का मान आएगा ना, जो लसा का मान आएगा 34 गुणे कितना आएगा, 657। बस इसी को सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक सवाल ऐसे बना सकते हैं एकदम आराम से, ओके। चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल है, देखो आराम से बढ़िया से कि कैसे होगा, ध्यान देना, ठीक है। देखो बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब देखो, अगर जैसे ये है ना, अगर ये 6 के पावर n है, तो मान लो अगर हम n बराबर 1 रखें तो 6 के पावर 1 का मान 6 आएगा। अगर हम n का मान 2 रख दें तो 6 का पावर 2, मतलब कि 6 गुणे 6 होगा 36, है ना। अगर रखें 6 का पावर 3 तो आएगा 216, ऐसे 6 के पावर 4 रखेंगे। तो बोला है कि बताओ अगर ऐसे ही हम रखते जाएं, है ना, तो क्या ऐसा कोई n का मान होगा, ऐसा कोई n का मान होगा जब उतना घात लेने पे
ये जो आंसर है, आंसर का लास्ट वाला अंक 0 बन जाए। जैसे देखो इसमें लास्ट में 6 आया है, तो ऐसे ही सॉल्व करते करते ऐसा कोई टर्म मिलेगा कि जहां पे लास्ट वाले अंक का मान 0 हो जाए? क्या ऐसा कोई n का मान संभव है? ये पूछा है। ये पूछ रहा है कि भाई अगर अगर 6 के पावर n है, ठीक है, अगर 6 के पावर n है तो हम यहाँ पे n का मान क्या रखें? अगर 6 के पावर n है तो हम n का मान क्या रखें जिससे कि उसको सॉल्व करने पे आंसर जो आए उसका लास्ट वाला अंक 0 हो जाए? क्या ऐसा कोई n का मान संभव है? यही हमें पता करना है। ठीक, चलो अब देखो हम बोलेंगे सर जी हम जानते हैं कि दुनिया में, देखो अगर दुनिया में कोई नंबर है, ठीक है, जिसके लास्ट में 0 आता है तो वो 10 से पक्का कटेगा, और वो 2 गुणे 5 मतलब कि वो 2 से और 5 से पक्का कटेगा। वो 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए। अगर ऐसी कोई संख्या है, अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो 100% कन्फर्म है कि सर जी वो 10 से कटेगा। और अगर कोई संख्या 10 से कट रही है इसका मतलब वो 2 गुणे 5 अर्थात 2 और 5 दोनों से पक्का कटेगी। ठीक है, जैसे अगर 20 लिख दिए, 20 का मतलब क्या? 2 गुणे में 10 आया ना। अब 10 का मतलब क्या? यहाँ पे अगर फिर से इधर लिख के दिखा दें तो 10 था, 10 का मतलब सर जी 2 गुणे 5 मतलब 2 से और 5 से पक्का कटेगा। अगर मान लो 20 लिख दिए तो 20 का मतलब सर जी 2 गुणे 10, 10 का मतलब 2 गुणे 5, 2 और 5 से पक्का कटेगी। अगर लिख दिए 450, 450 तो क्या बोलोगे? 45 गुणे 10, 10 तो आएगा ही आएगा, और 10 आएगा इसका मतलब वो 2 और 5 से पक्का कटना चाहिए, है ना। मतलब ये हमको पता होना चाहिए कि सर जी अगर दुनिया में कोई संख्या है, अगर दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, दुनिया में अगर ऐसी कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 2 और 5 से पक्का कटेगी। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 100% 2 और 5 से कटेगी। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो पक्का 2 और 5 से कटेगी। उसके गुणनखंड में 2 और 5 पक्का आएगा, बाकी कुछ आए ना आए लेकिन 2 और 5 110% आएगा ये चीज। ठीक है, और इसी का हम उल्टा बोलेंगे कि अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, 1 को 2 और 1 को 5, बाकी एक्स्ट्रा में 2 आए एक्स्ट्रा में 5 आए उससे कोई मतलब नहीं है। 1 को 2 और 1 को 5 अगर आएगा तो समझ जाना कि हाँ वो संख्या जरूर से जरूर 10 से कटेगी, और जो संख्या 10 से कटती है उसके लास्ट में 0 होता है ये चीज। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो जब हल करोगे ना क्या लिखोगे? ऐसे बोलोगे, लिखोगे हम जानते हैं। ठीक है, बोलोगे हम, लिखना पड़ेगा ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोलोगे हम जानते हैं यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह
10 से विभाज्य होती है अर्थात क्या बोल सकते हो, इसलिए अर्थात वह संख्या 10 बराबर 2 गुणे 5 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यहाँ पे लिखो इसलिए, लिखो इसलिए वह संख्या, ठीक है, क्या बोलोगे, बोलोगे इसलिए वह संख्या 10 बराबर 2 गुणे 5 से भी अवश्य विभाज्य होगी। अर्थात बोलोगे अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होता है। ये हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, टीचर को समझाना होगा, ठीक है, कि हम जानते हैं यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तब वह संख्या 10 बराबर 2 गुणे 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होता है। ऐसे लिखेंगे ना, स्टेटमेंट थोड़ा और अच्छे से लिखें। इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो बोलेंगे भैया कि हम जानते हैं यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य होती है। और ढंग से लिखेंगे ना, 10 से विभाज्य होती है, तब वो संख्या 10 बराबर 2 गुणे 5 से भी अवश्य विभाज्य होगी। अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होता है, ठीक है। हाँ सही है, अब ठीक लग रहा है पढ़ने में, है ना। अब बोलेंगे 6 के पावर n, 6 के पावर n लिखो। बोलेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात कितना आएगा, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, है ना। बोलेंगे चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए किसी भी, बोलोगे इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0
पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये होगा हमारा आंसर। देखो इसमें बस, इसमें सारा खेल बस स्टेटमेंट का है। हम जितना चीज़ समझे हैं, जाने हैं, उसे अच्छे से लिख के समझाना है और बताना है बस। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान देना। ठीक है, एक प्रमेय है। अब इसी प्रमेय का यूज हम लोग करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आ जाओ। देखो बोला है कि यदि, या मान लीजिए जो p है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो जो p होगा ना, p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे मान लो, अगर सिंपल ले लेना, जैसे मान लो p क्या अभाज्य संख्या है, मान लो 2 ले लिए, तो जो 2 है, तो जैसे 2, जो 2 है ना, मान लो 2 जो है वो 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 को काट रही है। ठीक है, तो जो ये 2 होगा ना, तो इस 4 को भी काटेगा, 100% गारंटी है। सोचो जैसे 3 है, अगर जो 3 है ना, 3 6 का स्क्वायर 36, तो जो 3 है, 3 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 को अगर पूरा का पूरा काट रही है, तो जो 3 होगा ना, इस 6 को बिना स्क्वायर किए भी काटेगी, गारंटी है 100%। कोई दिक्कत? कह सकते हो ना, तो भाई कह सकते हो कि नहीं? मान लो 4 है, 4 नहीं लेंगे, हमें p लेना है अभाज्य संख्या बस। तो समझ में आ गया होगा ना। जैसे अगर 2 है, जो 2 है ना, अगर 2 4 स्क्वायर को काट रहा है, सोचो 2 है, जो 2 है ना, अगर 2 4 स्क्वायर को काट रहा है, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो अगर 2 16 को काट दिया, मतलब कि अगर 2 4 स्क्वायर को काट दिया, तो जो 2 होगा ना, वो 4 को भी पक्का काटेगा। यही प्रमेय है और यही हमें याद रखना है। 3 है, अगर 3 6 स्क्वायर को पूरा काटेगा, 3 6 स्क्वायर को पूरा काट रहा है ना, तो जो 3 होगा वो 6 को भी पूरा काटेगा, मतलब बिना स्क्वायर के काटेगा। अगर स्क्वायर करने पे काट रहा है तो बिना स्क्वायर करने पर भी काटेगा, सिंपल। और इसका यूज हम लोग करेंगे अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो आ गया ना, ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, यही करें। देखो इसको प्रूफ करने के लिए ना, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, ठीक है, कि माना ना, माना रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। इसलिए क्योंकि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a व b, जहां पर a व b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो किसी से न कटे, मतलब वो संख्या जो किसी भी एक ही संख्या से न कटे। याद है कि नहीं, एकदम स्टार्टिंग में समझाए थे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो किसी
से न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, हमको सिद्ध करना था कि जो रूट में 2 है ना, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें सिद्ध करना था रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे मान लिए कि चलो भैया मान लो कि रूट में 2 ये परिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने का प्रोसेस है, इसे बोलते हैं विरोधाभास युक्ति। ये एक तरीका है, ठीक है, किसी भी कथन को सत्य सिद्ध करने का। जैसे ये अपरिमेय है, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको पता है, लेकिन इसको सिद्ध करने का ये एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी रूट वाली अपरिमेय संख्या को कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भैया माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट में 2 बोलोगे, अगर रूट में 2 परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो किसी से न कटे। अब सोचो ऐसे कि सर जी अगर ये परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो ये अभाज्य है, और अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती है। तो अगर हम कैसे भी अगर ये प्रूफ कर दें कि a और b किसी एक संख्या से कट रही है, जो a और b है ना, a और b किसी एक संख्या से कट रही है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर a और b अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये परिमेय नहीं होगा तो मतलब अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे पहले हम माने हैं कि भैया माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट में 2 परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, अभाज्य है। अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे। ठीक है, लेकिन अगर हम कैसे भी करके ये ला दें कि a और b किसी से कट रहा है, तो अगर a और b किसी से कटेगा तो a और b अभाज्य नहीं है। अगर a और b अभाज्य नहीं है, इसका मतलब रूट में 2 परिमेय नहीं है, और अगर रूट में 2 परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है, सिद्ध हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब मेरा दिमाग है कि भैया कैसे भी करके हमें a को और b को किसी भी एक संख्या से विभाजित होना दिखाना है। अगर ऐसा दिखा देंगे तो काम बन जाएगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे रूट में 2 इंटू बी बराबर कितना a, बोलोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बोलोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे। रूट में 2 हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या बोलेंगे। अब देखो हम यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई देखो, जैसे अगर 3 गुणे 4 होता है, अगर 3 गुणे 4 करने पे आ गया 12, तो क्या बोलोगे, सर जी 3 के पहाड़ा से 12 पूरा का पूरा कटेगा, 4 के पहाड़ा से 12 पूरा का पूरा कटेगा, है ना। तो इसी तरह अगर 2 गुणे b का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब 2 से a स्क्वायर विभाज्य है। 2 से ऐसे लिखो ना a स्क्वायर, लिख लो a स्क्वायर, ऐसे लिखो a स्क्वायर
ठीक, ऐसे लिखो पी से, देखो 2 से, 2 से ए स्क्वायर दो से ए स्क्वायर विभाजित होता है। हाँ, कैसे लिखे हैं? 2 से ए स्क्वायर विभाज्य है, ऐसे लिख दें। हाँ, ऐसे लिखो, क्या बोले हैं, तो 2, जो 2 है ना, तो ए स्क्वायर को विभाजित, सही लगेगा ऐसे, आप विभाजित करता है, ठीक है। 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए तो ए को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं? हम लोग थ्योरम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहीं पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो अब यहीं पर एक काम बोलेंगे ना, बोलेंगे माना। अब सोचो ना भैया, जो 2 है वो ए को पूरा का पूरा काटेगा, सोचो। अच्छा, ऐसे जो 2 है, अगर 2 8 को पूरा काट देगा, तो बोलोगे ना कि 2 के पहाड़ा में 4 बार में आएगा 8, यही ना। मान लो 2 है, अगर 2 22 को पूरा का पूरा काट देगा, अगर 2 22 को पूरा का पूरा काट देगा, 2 के पहाड़ा में 11 बार में आएगा 22, है कि नहीं? कहोगे ना भाई साहब, सोचो, अगर 2 ए को पूरा का पूरा काट देगा, इसका मतलब 2 के पहाड़ा में कितनी बार में ए आएगा पता है, लेकिन आएगा जरूर। जैसे 2 के पहाड़ा में 8 आएगा, के बार में 4 बार में। 2 के पहाड़ा में 22 आएगा, के बार में 11 बार में। 2 के पहाड़ा में ए आएगा, कितनी बार में? n बार में। नहीं पता तो n बार में आएगा, लेकिन आएगा, है ना। तो बोलोगे माना 2 गुणे n बराबर a, ठीक है। फिर यहां बोलोगे दोनों पक्षों का, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बस स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 2 गुणे n का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4 गुणे में हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान रख दो समीकरण नंबर 1 से, कितना हो जाएगा? 4 गुणे n का स्क्वायर बराबर कितना? 2 गुणे b का स्क्वायर। ऐसे लिख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बस मान रख दिए हैं, ठीक है। मान रखोगे, ये कट जाएगा, कटेगा 2 बार में, कितना आएगा? 2 गुणे n का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। कितना आएगा? 2 गुणे n का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। अब बोलोगे 2 b स्क्वायर को, है ना, 2 जो होगा वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। ओके जी, इतना। अब बोलोगे चूंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 है, चूंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। चूंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अतः रूट में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 था ना, 2 बी को भी काट रहा था, जो 2 था वो ए को भी काट रहा था, है कि नहीं? और यही तो हमारे दिमाग में स्टार्टिंग से था कि हमें ए को, है ना, हमें ए को और बी को दिखाना है कि भैया ए और बी किसी एक ही नंबर से कटेगा। अगर ए और बी किसी एक ही नंबर से कट गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब सर जी ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है। बस अब देखो, इसी का यूज करके ना कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे कि सर सिद्ध करो कि 5 रूट में 2 एक अपरिमेय है, या फिर 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय है। देखो ऐसे सवालों कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। इसमें क्या करोगे ना, हल में देखो, हल में सिंपल बता रहे हैं, बस क्या करोगे, इसको मानोगे, बोलोगे माना, ऐसे बोलोगे माना 5 रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इतना आराम से मानना है। ठीक है, बोलोगे इसलिए 5 रूट में 2 बराबर ए बटे बी। बस बोल दोगे, यहाँ क्या लिखोगे, जहाँ ए व बी क्या है, पूर्णांक है। सिंपल, पूर्णांक, इसमें लिखेंगे पूर्णांक। इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, याद रखना। अब करना क्या है ना, देखो ये एक लाइन फिक्स है कि सर जी यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में। ठीक है, अगर ऐसे रूट वाला टर्म दिया रहे जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे या फिर प्लस में रहे या फिर रहे माइनस में, क्या करना है, सबसे पहले उस पूरी संख्या को हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, जब उसको परिमेय संख्या मानोगे तो उसे बोलना है सर जी इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a और b पूर्णांक है। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद बस क्या करना है ना, रूट वाले नंबर को एक साइड करना है और सबको एक तरफ कर लेना है। रूट वाले नंबर को एकदम अकेले बचाना है एक तरफ और बाकी सबको एक साइड कर लेना है, ऐसे। ठीक है, अब बस यहीं बोलोगे चूंकि ए और बी पूर्णांक है, चूंकि ए और बी पूर्णांक है
इसलिए a बटा के 5 भी एक परिमेय संख्या है। ये बोलेंगे, सिंपल सी बात है भाई। अगर दो संख्याएं हैं और दोनों पूर्णांक है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखे, डिवाइड में लिखे, है ना, तो आंसर क्या आएगा? वो आएगा परिमेय संख्या। और याद रखना यहाँ पे ना कि भैया जहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो बोलोगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a बटे के 5 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बोलोगे, क्योंकि अगर वो परिमेय संख्या है तो a बटा के 5 भी बराबर, अगर रूट में 2 दिया है तो ये भी क्या होगा? रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। लिखना पड़ेगा ना भाई। जैसे अगर 5 का नोट है तो 5 का नोट 5 के नोट के बराबर। भाई अगर ये चीज इसके बराबर है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इन दोनों का मान सेम होगा तभी तो ये बराबर होगा, नहीं तो क्यों बराबर होगा? मान लो अगर 20 का नोट है, अगर ये 20 का नोट है तो 10 का सिक्का होगा 2 ठो, तभी ना बीच में लगेगा बराबर का निशान, है ना। तो जब दोनों चीज बराबर है तभी ना बीच में लगेगा बराबर का निशान। तो अगर यहाँ पे बीच में बराबर का निशान लगा है, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये हमारी परिमेय संख्या है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं? तो वही बोले हैं कि भाई अगर a और b पूर्णांक है, तो अगर a और b पूर्णांक है तो ये क्या होगा? ये पूरा होगा परिमेय संख्या। अगर ये पूरा परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा, हो जाएगा। फिर बोलोगे जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो इसको सिद्ध कर चुके हो, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे डायरेक्ट। बोलेंगे जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलोगे अतः, बोलोगे इसलिए 5 रूट में 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 रूट में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ऐसे लिखेंगे और ऐसे प्रूफ करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से। अब देखो सेम वैसे ही एक सवाल और भी है, ऐसे ही बस एग्जाम में आएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। काम ही करोगे, बोलोगे माना, ऐसे बोलोगे माना 5 माइनस रूट में 3 बराबर a बटा b, तो लेके जाओगे, बोलोगे 5 माइनस में कितना a बटा b, ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? रूट में 3। बस फिर वही बोलोगे सब लोग, बोलोगे कि 5 माइनस में a बटा b, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही जैसे ये करवाए थे ना, पहले माने हैं परिमेय, बटा में ऐसे लिखे हैं, फिर रूट वाले को एक तरफ बचाना है और ऐसे लिख देना है, फिर लिखना है a और b पूर्णांक है, और बराबर के इस साइड जो होगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्या? परिमेय। ठीक है, ऐसे तो परिमेय हो जाएगा। फिर फटाफट सॉल्व करोगे, ऐसे लिख दोगे।
चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से फटाक से। इसका आंसर क्या आएगा? बोला है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। जैसे अगर हम 2 और 3 ले लिए, ठीक है, 4 और 9 ले लिए, इनका मौसा क्या आएगा? मौसा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ है, 1 मिलेगा और क्या, या 2 है तो 2 का कितना मिलेगा? 1 गुणे 2, 3 का 1 गुणे 3, तो मौसा कितना मिलेगा? जो मौसा मिलेगा, मौसा 1 मिलेगा, है कि नहीं? अगर 4 है तो 4 का क्या मिलेगा? 1 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या मिलेगा? 1 गुणे 3 गुणे 3। तो कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन तो एक ही मिलेगा ना। कॉमन क्या मिलेगा? 1। कॉमन तो भैया एक ही मिलेगा। तो 2 ठो अगर संख्याएं हैं, अगर दोनों सअभाज्य हैं, तो सअभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है, मौसा होता है 1, है ना। चलो ये सवाल करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से ये सवाल एकदम फटाफट करके दिखाओ। बोला यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, देखो हम लोग जानते हैं सर जी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसा गुणे लसा। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बस लगा दो। सर ये दिया है 2 1 6 6 बराबर मौसा दिया है 19 और लसा पूछ रहा है कि नहीं? तो ये 19 क्या है? गुणे में है, तो जो गुणा में है ये अगर डिवाइड में, तो 21 21 6 6 हो जाएगा, बटे में 19 हो जाएगा। बोलोगे 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 चौक 76। एक 1 4। ये बताओ जल्दी से, इसका क्या आएगा लसा? इसका क्या आएगा लसा बताना है जल्दी से। लसा देखो, लसा मतलब पूरा लपेट लो, लसा पूरा लपेट लो, जितने सब लपेट लो। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब के सब लपेट लो। लसा सबको लपेट लिए। सबको लपेटने के बाद हमें चाहिए अधिकतम। अधिकतम देखो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो अधिकतम 2 के पावर 4। 3 के पावर 1, 3 हैया नहीं है, मतलब 3 के पावर 1। 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, अधिकतम 5 के पावर 1, अधिकतम 7 के पावर 1। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 16। 16 गुणे 7 त्रिक 21 गुणे 5, 16 5 80, 80 गुणे 21, 8 एकम 8, 8 दूना 16। बस गुणा करने का खेल है, जो लोग जितना फास्ट गुणा कर सकते हो आ जाएगा। ठीक है जी। चलो अब देखो इसके बाद, अब देखो जिसके टॉपिक में होगा वो पढ़ सकता है, जिसके में नहीं होगा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, देखो हमको पढ़ना है दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार का मतलब होता है ना कि जब अगर कोई 2 संख्या दी गई है, मतलब कोई अगर 2 पूर्णांक दिए गए जिसको हम डिवाइड करते हैं परिमेय संख्या में, तो उसको डिवाइड करने पे 3 तरीके के आंसर आते हैं। 3 तरीके के। उसमें देखो देखो एक तो हम बोलते हैं, सबसे सिंपल बोलते हैं कि भैया शांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब जिसको डिवाइड करने पे एग्जैक्ट आंसर आ जाए, एकदम फिक्स, है ना, एकदम फिक्स। जैसे कहोगे एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे अगर हम लिखे यहाँ पे 12 बटे में 10, इसको डिवाइड करेंगे ना तो आराम से देखो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा और ये कट जाएगा, 0.12 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो अगर हम लिखे 10 बटे 3, देखो ये 0.33 आएगा। ये रिपीट होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक संख्या अशांत अनावर्ती, वो संख्या मतलब जो दशमलव जैसे पाई का मान होता है, जैसे होता है पाई का मान कि 3.14, फिर ऐसे ही आता रहेगा अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होता, ये सब अलग अलग आएगा, है ना।
तो देखो जो रिपीट करता है ना, जो रिपीट करता है, ये जो रिपीट करता है, ठीक है, इसको हम परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐसे शांत होता है इसे भी हम लोग परिमेय में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अशांत होता है ये वाला, इसे बोलते हैं भैया, इसे हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका नाम होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। हम रुको सबके नीचे लिख दे रहे हैं तब समझ में आएगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा ना। देखो सबके नीचे लिख दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे देखो शांत का मतलब क्या होता है, जो दशमलव के एग्जैक्ट बाद सॉल्व हो जाए, जैसे 0.25 हम लिखे हैं, ठीक है, 1.425 लिख दिए, है ना, ऐसे कि दशमलव के कुछ अंक बाद वो सॉल्व हो जाए, जैसे 0.4 लिख दिए। तो ये सब क्या है, देखो ये सब क्या है, दशमलव के कुछ अंक बाद सॉल्व होके आंसर दे देंगे, मतलब ऐसे भिन्न, है ना, ऐसे भिन्न जिसको जब हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद कट जाए, ठीक है, और ऐसे भिन्न जो दशमलव के बाद न कटे, आते रहे 0.6666 ये आते रहेंगे, सेम चीज आवर्ती, है ना, जैसे लिख दे 40/6, है ना, तो वही 36 आएगा, 10/3 है कि नहीं, तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा ना, कभी खत्म नहीं होगा। इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब सेम चीज रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। एक होता है अशांत अनावर्ती, जैसे दशमलव के बाद कोई ऐसा चीज या जो आता रहे कभी खत्म ना हो, ऐसे अलग अलग चलता रहेगा, है ना, 3.1425631 ऐसे चलता रहेगा, है ना, 0.127208 ऐसे, और ये अनंत तक चलेगा। इसे बोलेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। ये दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन कभी सॉल्व नहीं होगा, है ना, और उसमें क्या होगा, संख्या रिपीट नहीं करेगी, सब अलग अलग आएगी। इसमें क्या होगा, संख्या रिपीट करेगी, ये भी अनंत तक जाएगा लेकिन संख्या रिपीट करेगी। अगर इसमें संख्या रिपीट कर गई ना, अगर संख्या रिपीट कर रही है तो इसे बोलते हैं परिमेय, कि सर जी इसको हम लोग परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हो और इसको भी परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हो, तो याद रखना, ठीक है। जो शांत वाला होता है, इस शांत वाले को हम लोग परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, और अशांत वाले में अशांत आवर्ती जो रिपीट करता है उसको भी हम लोग परिमेय में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं कर सकते भैया, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते ऐसे। अब सर जी अगर कोई संख्या दी गई होगी तो संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि सर जी वो शांत है कि अशांत है, एकदम फटाक से कैसे पहचानेंगे शांत है या फिर अशांत है, तो उसका सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल सा। देखो अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में दी गई है और जो बटे का जो नंबर है जो हर होगा, अगर हर में, ठीक है, अगर हर में, ठीक है, अगर हर में 2 के पावर m और गुणे में 5 के पावर, ठीक है, n मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, शांत, ठीक है जी ना। तो याद रखना कि भैया देखो अगर कोई संख्या P और Q के बटे में होगी और जो हर होगा ना, हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n आ चाहिए, मतलब देखो उसमें हमको 2 मिल जाए, ठीक है, या 5 मिल जाए, या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए उसमें,
3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है। ठीक है, देखो जैसे सिंपल बता रहे हैं ना, देखो जैसे ये लिखा है ना, अगर 17/8 लिखा है तो जो नीचे वाला है, देखो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 है, केवल 2 2 2 है ना। अगर गुणनखंड में जो नीचे हर होता है, जो हर है, अगर हर के गुणनखंड में जो हर है जी, अगर हर, ठीक है, अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 2 और केवल 2 है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कैसे? देखो क्या करोगे ना, इसमें हम क्या करेंगे ना, 3 बार ऊपर 5 से गुणा करेंगे और 3 बार नीचे 5 से गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा ना, नीचे देखो, नीचे बनेगा 1 10 2 10 3 10, मतलब कि बन जाएगा 1000। ठीक है, उसके बाद 17 गुणे 625 डिवाइड करोगे, आराम से 1000 से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा पॉइंट में एग्जैक्ट, है कि नहीं? देखो जैसे ये बताओ, ये क्या है, ये शांत है कि अशांत है? देखो पहले कटेगा भैया, पहले कटेगा 5 7 35 5 10 50 कटेगा। अब देखो काटने के बाद करना भैया, हमेशा याद रखना, हमेशा काट के एकदम छोटे फॉर्म में चेंज कर लेना, काट के एकदम छोटे फॉर्म में चेंज कर लेना। छोटे फॉर्म में चेंज करने के बाद अब देखना इसका फैक्टर 2 गुणे 5 है, ये तो सिंपल है जी, आराम से हो गया सर जी। 10 है तो 0.7 आएगा ये तो आंसर। ये भी शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, देखो नीचे, इसमें 2 मिलेगा? 2 तो मिलेगा ही नहीं, कुछ और मिलेगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से भी नहीं कटेगा जी। 9 बार में 1 बार में 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 1 कम 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, फिर 13 से। ये भी क्या है, ये अशांत है। अशांत है कि शांत है? अशांत है। हम क्या बोले थे, देखो जो फैक्टर है ना, उस फैक्टर में केवल, क्या बोलोगे, केवल जो नीचे होगा ना, जो नीचे हर होगा ना, हर में केवल 2 रहे, ठीक है, केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या फिर 2 और 5 दोनों रहे। ठीक है, जैसे अगर केवल 2 होगा, केवल और केवल 2 होगा, तो ये क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 और 5 दोनों होगा तो भी ये शांत दशमलव प्रचार, मतलब शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ये अशांत है। ठीक है, ऐसे। चलो बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो उसके बाद एक टर्म आता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो ये लगभग बहुत कम लोग को पढ़ना है, बच्चों को, जिनको पढ़ना जान लो, सिंपल सा, बस इसका प्रमेय का याद रहे, बाकी इस पर हम क्वेश्चन कभी और करवा देंगे, है ना। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ खास नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भैया अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, अगर हमारे पास 2 संख्याएं a और b हैं, तो इन 2 संख्याओं के सापेक्ष ऐसी 2 संख्याएं अवश्य विद्यमान होंगी जहां a बराबर b क्यू प्लस r होगा 100%। जहां पे जो r का मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये प्रमेय याद रखना है हमको, सिंपल। सोचो जैसे मान लो अगर b से हम a को डिवाइड कर रहे हैं ना, मान लो डिवाइड किए तो ये q बार में डिवाइड किए, कुछ यहाँ पे आया, घटाए, यहाँ बचा शेषफल r। तो जानते हो सब लोग ना कि a बराबर क्या होगा, सर जी इसका इससे गुणा होता है, तो b का q से गुणा होगा, प्लस में शेषफल को जोड़ देते हो, और क्या। और जो शेषफल आता है जी,
शेषफल का मान, सर जी शेषफल का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और जिससे भाग देते हो हमेशा उससे छोटा होता है कि नहीं। जैसे अगर मान लो हम 4 से भाग दिए, ठीक है, यहाँ पे 17 है, ठीक है, तो क्या लिखते हो, बोलते हो ना 4 चौका 16, फिर बचता है 1, यही ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए सर जी 4 तिहाई 12, बच गया 5, तो गलत होता है ना। 4 तिहाई 12, शेषफल बच गया 5, तो शेषफल 5 कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, भाग देने वाले से हमेशा छोटा यहां बचना चाहिए ना। उसलिए लिखा गया है कि जो r का मान होगा ना, जो ये शेषफल होगा रिमाइंडर, इस शेषफल का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जिससे तुम भाग दे रहे हो ना b से छोटा होगा, ये चीज तो वही चीज है। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है कि नहीं। जैसे अगर लिखा है मान लो 22 लिखा है तो क्या बोलोगे, 4 पंजे 20, ऐसे बोलते हो ना, 4 पंजे 20, बचा कितना 2। अब इसको चेक कैसे करते हो बताओ, सर जी जो बीच में लिखा है उसको लिखते हो 22, अब यही ना बोलते हो कि सर जी इसका इससे गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यही ना। इसका इससे गुणा करते हैं 4 गुणे 5 प्लस में इसको जोड़ देते हैं, अगर ये इसके बराबर आ गया तो मतलब मेरा प्रोसेस सही है। तो 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हाँ ठीक है, मतलब परफेक्ट है, सही है, हो गया। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और देखो इसी में जब आगे पढ़ोगे ना तो यूक्लिड विभाजन आता है एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या होता है, देखो एल्गोरिदम हम लोग पढ़ते हैं मेन कंप्यूटर वाले सिस्टम में ना, कि सर जी एल्गोरिदम है, एक सिस्टम है, किसी भी चीज को काम करने का ढंग एकदम सीक्वेंस में, लाइन से। जैसे हमको चढ़ना है सीढ़ी, तो आराम से 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चढ़ते हैं। अगर हमें कोई काम करना होता है तो उसको भी हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, है ना, जिसमें हमको पता होता है कि भैया इसमें 4-5 प्रोसेस है जो हमको करना है। ऐसे हम बोले ना कि अगर सबको निकालना है लसा या मसा, तो पहले क्या करोगे, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, उसको फिर मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे, और मल्टीपल के फॉर्म में लिखने के बाद उसमें उसके बाद लसा मसा निकालोगे। मतलब जो भी 3 स्टेप या 4 स्टेप होते हैं, उन चारों स्टेप को एकदम लाइन से सीक्वेंस से फॉलो करोगे, है ना। तो वही चीज़ कहता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको सॉल्व करने का जो हम स्टेप बनाते हैं ना, उसी स्टेप को हम कहते हैं एल्गोरिदम। देखो बोला है कि सुपरिभाषित चरणों, जो भी तुम स्टेप बनाओगे ना, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे अगर हमें इनका निकालना है, क्या क्या निकालना है, लिखा है कि नहीं, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अभी सब लोग क्या सीखे कि गुणनखंड है ना, गुणनखंड द्वारा एचसीएफ। अब इसी एचसीएफ को मतलब कि मासा को हम लोग निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। जो उनकी प्रमेयिका थी डिवाइड करने वाला ना, उसी डिवाइड करने वाली प्रमेयिका का यूज करके लाइन बाय लाइन 3 स्टेप 4 स्टेप में हम लोग इसका निकालेंगे एचसीएफ। कैसे, देखो सिंपल करना होता है एकदम ऐसे। देखो ये है 42, डिवाइड करो 455 को। देखो क्या बोलोगे, पहले एक बार पढ़ोगे, एक बार में 42 से कम 42, बचेगा 3, हो जाएगा 5, जाएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 10 बार में जाएगा
सही है ना, 3 बचेगा, करोगे 0, कटेगा नहीं, ठीक है, आएगा 35। 35 आएगा शेषफल, सिंपल। फिर आगे, अब इससे डिवाइड करेंगे 42 को एक बार में, 35, कितना बचेगा 7, फिर डिवाइड करेंगे 35 को, 7 बचे 35, हो जाएगा 7 बचे 35, ऐसे हो गया। देखो ऐसे लिखोगे, बोलो ये 455 था, तो 455 को क्या लिखोगे, बोलोगे 42 गुणे 10, शेषफल कितना बचा 35, ठीक है। फिर उसके बाद किसको डिवाइड किए थे, उसके बाद सर जी हम डिवाइड किए थे इसको 42 को, है ना सर जी। उसके बाद बचा 42 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 एक कम 35, बचा कितना 7, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड किए थे ना 35 से, 35 को, तो बोलेंगे 35 को डिवाइड किए हैं 7 गुणे 35, प्लस में कितना रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट में किससे कटा है, 7 से ना, तो बोलोगे अतः 455 व 42 का HCF 7 है, बस ऐसे लिख दोगे। मतलब देखो ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके इसे हम लोग 2 स्टेप, 3 स्टेप या 4 स्टेप में सॉल्व करके मान निकाल लिए, बस ऐसे करके निकालना है, ठीक है। तो फटाफट सब लोग घर पे कर लेना। देखो इसमें स्टार्टिंग था मेन गुणनखंड करना, LCM SCF निकालना, अपरिमेय सिद्ध करना, शांत और अशांत बताना, हम पूरा बता दिए, पूरा समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा है, सब कुछ समझ में आया या नहीं, इसको सभी लोग ज़रूर बताना, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय है, टाटा है। और सब लोग रखना टारगेट कि भाई इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में हमें मैथ में 100 में 100 लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्लास करना है और इस क्लास का पूरा प्रॉपर बढ़िया से अच्छे ढंग से बनाना है नोट्स, ठीक। चलो तो बस सभी को बाय बाय है, टाटा है, गुड नाइट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।